पिछले कुछ सालों में एनपीएस अर्थात नेशनल पेंशन सिस्टम या न्यू पेंशन स्कीम और ओपीएस अर्थात ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर इतनी चर्चाएं और आंदोलन हुए हैं कि आज सभी की जुबान पर एनपीएस और ओपीएस है। कर्मचारी कहते हैं कि एनपीएस उनके हित में नहीं है, अर्थात उन्हें वही पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम या ओपीएस का लाभ दिया जाए, जबकि सरकार विज्ञापन छपवाकर यह दावा कर रही है कि एनपीएस कर्मचारियों के हित में ओपीएस से भी बेहतर साबित होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीपी के कॉर्नर और मैं हूं आपका दोस्त सीपी कोचोर। आज हम एनपीएस और ओपीएस की तुलना एक अलग नजरिए और दृष्टिकोण से करने वाले हैं। मेरा आपसे वादा है कि अगर आपने यह वीडियो बिना स्किप किए शुरू से अंत तक पूरा देख लिया तो एनपीएस और ओपीएस के बारे में आप बेहतर तरीके से जान पाएंगे। साथ ही अगर आपने अभी तक भी सीपी के कॉर्नर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि सीधी और सरल भाषा में फैक्ट के साथ वीडियो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। तो आइए अब मिलकर शुरू करते हैं। ओपीएस और एनपीएस में कंपैरिजन या तुलना का पहला हमारा पॉइंट है कंट्रीब्यूशन फॉर पेंशन या पेंशन के लिए योगदान। ओल्ड पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज को रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने के लिए किसी भी तरह का कोई कंट्रीब्यूशन या योगदान नहीं करना होता है, जबकि न्यू पेंशन स्कीम के जो एम्प्लॉय या कर्मचारी होते हैं उनकी बेसिक सैलरी और डीए का 10% हर माह कटौती होती है और एनपीएस के टियर 1 अकाउंट में यह अमाउंट जमा होता है। दूसरा हमारा पॉइंट है कंट्रीब्यूशन इन जीपीएफ यानी जनरल प्रोविडेंट फंड और सीपीएफ कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड। जीपीएफ होता है ओपीएस के लिए और सीपीएफ होता है एनपीएस के लिए। पहले बात कर लेते हैं ओपीएस की। इसके अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को अपने बेसिक और डीए का कम से कम 6% जमा करना होता है। कर्मचारी इससे ज्यादा भी जमा कर सकता है। 2.5 लाख तक के जमा पर टैक्स बेनिफिट मिलता है। पीएफ अकाउंट पर सरकार का पूरा कंट्रोल होता है और सरकार ही समय समय पर इस अकाउंट पर कितना ब्याज मिलेगा यह तय करती है। इस अकाउंट पर किसी प्रकार का कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगता है। बात कर लेते हैं एनपीएस की। कर्मचारी के बेसिक और डीए से हर माह 10% की कटौती होती है। साथ ही नियोक्ता सरकार अपनी तरफ से 14% का कंट्रीब्यूशन भी देती है। कुछ राज्य सरकारें हो सकता है अभी भी 10% ही दे रही हो। ये दोनों अमाउंट एनपीएस के टियर 1 अकाउंट में जमा होते हैं। यह अकाउंट पीएफआरडीए के निर्देशन में एनपीएस में बहुत से फंड मैनेजर ऑपरेट करते हैं जो निर्धारित फीस भी चार्ज करते हैं। ये पैसे शेयर बाजार, कॉरपोरेट और गवर्नमेंट फंड्स में इन्वेस्ट होते हैं और इनकी परफॉर्मेंस से ही टियर 1 अकाउंट का रिटर्न निर्धारित होता है। इसके रिटर्न में सरकार का कोई योगदान नहीं होता है। तीसरा हमारा बिंदु है सर्विस के दौरान जीपीएफ या सीपीएफ से निकासी या विड्रॉल। पहले बात कर लेते हैं ओपीएस की। इसके अंतर्गत आने वाले कर्मचारी अपने जीपीए अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं और वापस भी जमा कर सकते हैं। इसमें नियम बड़े साधारण और लचीले हैं। बात करते हैं न्यू पेंशन सिस्टम या एनपीएस की। इसमें कर्मचारी पैसे तो निकाल सकता है लेकिन पूरी सर्विस के दौरान केवल 3 बार, साथ ही अपने जमा का केवल 25%। इसमें नियम थोड़े कड़े हैं। चौथा हमारा पॉइंट है वॉलंटरी रिटायरमेंट या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। बात पहले ओपीएस की। कर्मचारी रिटायरमेंट की तय उम्र यानी 60 साल से पहले रिटायरमेंट ले सकता है। अगर 20 वर्ष की सेवा के बाद कर्मचारी रिटायरमेंट लेता है तो उसे उसके लास्ट बेसिक पे का 50% तक पेंशन नियोक्ता सरकार की तरफ से दी जाएगी। साथ ही जो डीए की बढ़ोतरी होगी वह भी पेंशनर को मिलेगी। इसके साथ ग्रेजुएटी और अन्य सभी प्रकार के लाभ उसी तरह से मिलेंगे जैसे नॉर्मल सुपरन्यूएशन या रिटायरमेंट पे होते। इसकी चर्चा हम आगे भी करने वाले हैं। एनपीएस कर्मचारी अगर समय से पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है तो उसे सरकार की तरफ से कोई पेंशन और अन्य लाभ नहीं मिलेगा जैसा ओपीएस एम्प्लॉयज को मिलता है। अगर कर्मचारी अपने टियर 1 अकाउंट से विड्रॉल करना चाहे तो उसके टोटल अमाउंट का 20% ही विड्रॉल कर पाएगा। बाकी जो 80% बचेगा उसको एन्युटी खरीदनी पड़ेगी और वो 60 साल बाद वही उसको पेंशन देने वाली है। अगला हमारा पॉइंट है नॉर्मल सुपरन्यूएशन यानी सामान्य जो सेवानिवृत्ति होती है जो 60 साल की उम्र में होती है, उस पर ओपीएस और एनपीएस एम्प्लॉयज को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। पहले बात ओपीएस की। कर्मचारी को सरकार की तरफ से रिटायरमेंट के दूसरे दिन से ही पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। यह पेंशन सरकारी जो कर्मचारी रिटायर हो रहा है उसके लास्ट बेसिक पे का 50% होगी। साथ ही डीए की वर्दी का लाभ भी उसे दिया जाएगा।
साथ ही कर्मचारी को उसके जीपीएफ अकाउंट का पूरा पैसा ब्याज के साथ मिल जाएगा जो टैक्स फ्री होगा और ग्रेजुएटी लाभ भी उसको मिलेंगे। बात करते हैं एनपीएस की। कर्मचारी को अपने टियर 1 अकाउंट के टोटल अमाउंट यानी जितना जमा और उसका जो रिटर्न मिला है उसके कम से कम 40% अमाउंट की एन्युटी खरीदनी पड़ेगी और इसी एन्युटी के रिटर्न से एनपीएस एम्प्लॉय को आगे पेंशन मिलने वाली है। कर्मचारी के जो 60% अमाउंट बचा है वह उसको विड्रॉल कर सकता है और 2019 के आम बजट के बाद इसे टैक्स फ्री कर दिया गया है। साथ ही एनपीएस एम्प्लॉयज को भी अब ग्रेजुएटी मिलना शुरू हो गई है। अगला पॉइंट है आफ्टर नॉर्मल सुपरन्यूएशन यानी सामान्य सेवानिवृत्ति के बाद किसको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। पहले बात ओपीएस की। इसके अंतर्गत आने वाले कर्मचारी को निश्चित पेंशन मिलेगी जो डीए वर्दी के साथ बढ़ती भी जाएगी। दूसरा बड़ा जो फायदा है वह है कि हर जो पे कमीशन आता है जैसे अभी तक 10 साल के बाद आता रहा है तो हर पे कमीशन के बाद कर्मचारी के बेसिक में बढ़ोतरी के बाद पेंशन भी बढ़ जाएगी। तीसरा रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। अगला पॉइंट है कि पेंशन की 40% राशि का पेंशनर टैक्स फ्री एडवांस भी ले सकता है, इसे कम्यूटेशन कहते हैं। तो जो ओपीएस के कर्मचारी हैं रिटायरमेंट के बाद अगर चाहें तो एडवांस राशि भी ले सकते हैं अपनी पेंशन की एवज में। और अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन। एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन इस तरह से है कि जैसे जैसे अगर रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी की एज बढ़ती जाती है तो उसकी जो पेंशन की राशि है उस पर एक अतिरिक्त क्वांटम ऑफ पेंशन उसको मिलता है। जैसे 70 से 75 है 10% एक्स्ट्रा मिलेगा उसको पेंशन का। इसी तरह ये 5% बढ़ता जाएगा और जब 100 ईयर हो जाएंगे तो यह कितना हो जाएगा, ये 50% बढ़ जाएगा बेसिक पेंशन का। तो इस तरह से जो ओपीएस एम्प्लॉय है रिटायरमेंट के बाद जैसे जैसे उनकी एज बढ़ेगी हर 5 साल पे 5% उनका एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन के रूप में अमाउंट बढ़ता जाएगा। अब बात कर लेते हैं एनपीएस एम्प्लॉय को सामान्य सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभ की। ओपीएस एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद उसने जो 40% अमाउंट से एन्युटी खरीद की है उसी से पेंशन मिलेगी। एन्युटी के रिटर्न पर डिपेंड करेगा कि उसको कितनी पेंशन मिलने वाली है, ये कम या ज़्यादा भी हो सकती है। दूसरा पॉइंट है डीए और बेसिक सैलरी में जैसे कि ओपीएस एम्प्लॉयज़ की बढ़ोतरी होती है और पेंशन बढ़ जाती है, एनपीएस एम्प्लॉय पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अगला पॉइंट है मेडिकल फैसिलिटी के लिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना होगा। ओपीएस की तरह निःशुल्क चिकित्सा सुविधा इसमें नहीं है अभी तक की प्राप्त सूचना के अनुसार। इसके अलावा पेंशन की जो ओपीएस एम्प्लॉय के लिए एडवांस फैसिलिटी है वो एनपीएस में नहीं है। और जो महत्वपूर्ण पॉइंट था एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन उसका लाभ भी एनपीएस में नहीं है। अगला पॉइंट है सर्विस के दौरान मृत्यु होने पर। किसी भी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके नॉमिनी या स्पाउस को फैमिली पेंशन का लाभ दिया जाएगा। ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम में यह नियम या प्रावधान पहले से था, बाद में न्यू पेंशन स्कीम में भी इसे लागू कर दिया है। अर्थात सर्विस के दौरान मृत्यु होने पर ओपीएस और एनपीएस दोनों प्रकार के एम्प्लॉय के स्पाउस या नॉमिनी को पारिवारिक पेंशन या फैमिली पेंशन का लाभ दिया जाएगा। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है डिसेबिलिटी और इनवैलिडिटी। अगर सर्विस के दौरान कोई कर्मचारी अक्षमता या अपंगता का शिकार हो जाता है तो उसका क्या होगा। अगर किसी बीमारी या दुर्घटना चाहे वह निजी कारणों से है या ड्यूटी परफॉर्म करने के कारण, दोनों ही स्थितियों में फैमिली पेंशन का लाभ दिया जाएगा। ओपीएस एम्प्लॉयज के लिए यह नियम पहले से था, बाद में एनपीएस एम्प्लॉयज के लिए भी इसे लागू कर दिया है। इस प्रकार एनपीएस और ओपीएस को हमने बेहतर और अच्छे से समझने की कोशिश इस वीडियो में की है। अगर आप एनपीएस, ओपीएस और फैमिली पेंशन के बारे में ज्यादा और अच्छे से जानना चाहते हैं तो मेरी आपको सलाह है कि आप सीपीके कॉर्नर के इससे संबंधित बाकी वीडियो जरूर देखें। सभी के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिए गए हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अब इजाजत दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।